पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं थियोरी का लेक्चर लेकर आई हूँ वो खेल सिद्धांत यानी गेम थ्योरी का वीडियो लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का अध्ययन क्यों किया जाता है, इसका निर्माण क्यों किया गया, इसके निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और ये लेक्चर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसलिए तो अंत तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग खेल सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, खेल सिद्धांत गेम थ्योरी। तो डियर फ्रेंड्स, खेल का सिद्धांत मुख्यतः गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है। इस दृष्टिकोण में प्रतिमान निर्माण की कला को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें अनेक समानताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल मान लिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए एक खेल जैसा प्रतिरूप या नमूना या पैटर्न बनाकर, आप कह सकते हैं मॉडल बनाकर, खेल जैसा मॉडल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए इस सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए खेल जैसा एक नमूना या पैटर्न बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इसे किसने विकसित किया था? गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया था, जिससे कि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इसके संबंधों को अच्छी तरह से समझ सकें और इसे खेल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए लागू किया गया था। इसे एज इट इज़ हम इंग्लिश में भी देख लेंगे। तो theory of games mainly mathematicians and economists has developed. In this approach, a paradigm building या paradigm building, the art of international politics, there have been attempts to implement this. International politics on the basis of similarities is considered a game and a model of study sample पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस द स्टडी इज़ डन। तो एज इट इज़ हम इंग्लिश में भी देख लिए। इसमें गणितीय प्रतिमान यानी मैथमेटिकल मॉडल्स को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करने का विशेष प्रयत्न दिखाई देता है। खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वालों में मार्टिन सुबिक, कार्ल ड्वाइच और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न के नाम उल्लेखनीय है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खेल सिद्धांत के महत्व को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, या खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वाले विद्वानों के क्या नाम है। तो इनके नाम है मार्टिन सुबिक, कार्ल ड्वाइच और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। सबसे पहले जर्मन गणितज्ञ लिबनिट्ज़ ने 1710 में इसकी आवश्यकता और महत्व को समझ लिया था, लेकिन इसका व्यापक रूप से प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जॉन न्यूमैन के द्वारा। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खेल सिद्धांत का व्यापक रूप से प्रयोग किसने किया था। तो खेल सिद्धांत का व्यापक रूप से प्रयोग जॉन न्यूमैन को किया था। इसे हम एज इट इज़ इंग्लिश में भी समझ लेंगे। अब मेरे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम इसे एज इट इज़ इंग्लिश में भी समझ लेंगे। तो in this, the mathematical model's special attempt to apply to international politics is visible importance of game theory. Among those who performed was Martin Subic, Carl Dweich and Oscar Morgenstern. The name is notable. German mathematician Leibniz its necessity and importance in 1710 had understood, but its widespread use का is from John Newman. कि जॉन न्यूमैन ने इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किस सब्जेक्ट में किया? अर्थशास्त्र में किया। लेकिन बाद में इसका विकास थॉमस सेलिंग ने किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको विस्तार से अपनाने में मार्टिन कैपलान और आर्थर लीबन्स का विशेष रूप से प्रयत्न है। और इन विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए खेलों का माध्यम अपनाया।
ये विचारक ये सोचते थे या समझते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो काफ़ी जटिल है, इसलिए उन्होंने इस जटिलता को समाप्त करने के लिए, इसके टफनेस को समाप्त करने के लिए खेलों का मॉडल अपनाया। और खेलों में जैसे एक वो होता है ना कि श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, मतलब कई विकल्प होते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसे अपनाना, जिससे कि खेल में जीत प्राप्त कर सके। तो उन्होंने इस खेल सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अपनाया और इसका अध्ययन किया। देखिए, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, कोई भी जब मैच देखते होंगे, कोई भी गेम देखते होंगे टीवी पे, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि जो कैप्टन है वो अपने सभी प्लेयर्स को कलेक्ट करके गोल घेरे में और कुछ वार्ता करते हैं। वो क्या वार्ता करते हैं? वो एक प्लानिंग बनाते हैं, एक पैटर्न अपनाते हैं कि हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जो विपक्षी खिलाड़ी हैं यानी जो उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं प्लेयर्स, उनको अपने जो पैटर्न अपनाएंगे उसमें उनको फंसाएंगे और फंसा के उस खेल में या गेम में विक्ट्री प्राप्त करेंगे। तो इसी तरह से इसी प्रोसेस को अपनाया गया मॉर्टन सुबिक, कार्ल ड्वाइच, मॉर्टन कैपलान, जॉन न्यूमैन द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन जॉन न्यूमैन ने इसका सबसे पहले प्रयोग इकोनॉमिक्स में किया था। तो इसी को समझाते हुए आगे कहा जा रहा है कि वास्तव में जो खेल उपागम होता है वो विश्लेषण करने का एक तरीका होता है, और इसमें क्या किया जाता है, कई विकल्पों में से, कई ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं उसका चयन किया जाता है या चूज़ किया जाता है। और यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि किन परिस्थितियों में कौन सी क्रिया या निर्णय या विकल्प उपयोगी होगा, जो एक विशेष समस्या पर निर्णय लेना चाहते हैं अथवा जो अपने विकल्पों की तुलनात्मक रूप से उपयोगिता को देखना चाहते हैं। इसके अंतर्गत कई विकल्प अपनाए जाते हैं और उन विकल्पों में से जो श्रेष्ठ विकल्प होता है उसे चूज़ किया जाता है, फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर को समझने के लिए लागू किया जाता है, और उस प्रकार से इस विकल्पों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है, और इसके अंतर्गत इसकी उपयोगिता को भी देखा जाता है। इसे हम एज इट इज़ इंग्लिश में भी समझ लेते हैं फॉर माई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जैसे आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उसी तरह से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं अलग अलग वीडियो लेक्चर बनाने की अपेक्षा एक ही वीडियो लेक्चर में दोनों मीडियम में लेक्चर दूंगी संबंधित टॉपिक का। तो जॉन न्यूमैन फर्स्ट यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, इट वाज देन डेवलप्ड बाय थॉमस सेलिंग। Martin Kaplan, Arthur Leibniz in international politics, adoptive norms of game theory have tried these thinkers international to understand politics, adopted the medium of sports. Actually, a game approach analysis way, and there are many options. The best option is to choose. This theory is the answer to the question that under what circumstances, action or decision the option that is useful want to decide on the problem, or who compares their options want to see utility from. अब आगे देख लेते हैं हम खेल सिद्धांत के बारे में। देखिए, इस सिद्धांत में यह मान लिया जाता है कि जिस प्रकार से शतरंज आदि खेलों में दो या अनेक प्रतिद्वंदी एक दूसरे को हराने के लिए विभिन्न प्रकार की चालें चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विभिन्न राज्य या विभिन्न देश विभिन्न प्रकार की चालें चलकर अपने विद्रोहियों को परास्त करने या पराजित करने का प्रयत्न करते हैं। और लेकिन इन दोनों पक्षों में कई समानताएं भी होती हैं। देखिए, शतरंज में दो खिलाड़ी होते हैं ना, वो एक दूसरे को हराने के लिए विभिन्न प्रकार की चालें चलते रहते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यह मान लिया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यह माना जाता है कि जो विभिन्न राज्य हैं वो अपने विद्रोहियों को परास्त करने के लिए कई प्रकार की चालें चलते रहते हैं, और जिसके द्वारा वे अपने विरोधियों को पराजित कर सकें। लेकिन इन चालों में भी कई समानताएं होती हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे आगे। पहले हम एज इट इज़ इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इन दिस थ्योरी और इट इज़ एज्यूम्ड दैट टू आर मेनी राइवल्स इन गेम्स लाइक चेस etc डिफरेंट ट्रिक्स टू डिफीट ईच अदर। लेट्स गो इन डिफरेंट वेज इन द इंटरनेशनल एरिना। द स्टेट फॉलोज इट्स ओपोनेंट्स
ट्राई टू डिफीट बोथ, सेवरल सिमिलैरिटीज़ आर नोटेबल। और ये सिमिलैरिटीज़ क्या है, इन्हें हम आगे देख लेते हैं। समानता कैसी होती है? तो पहली समानता किसकी होती है? संघर्ष की स्थिति की होती है, क्योंकि प्रत्येक पक्ष जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। क्योंकि संघर्ष की स्थिति में दोनों ही पक्ष पूरा जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो ये पहली समानता हो गई कि दोनों पक्ष किसी भी संघर्ष में स्वयं जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो ये पहली समानता हो गई। दूसरी समानता किसकी है? उद्देश्य की है। और उद्देश्य क्या होता है? दोनों पक्षों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? संघर्ष में सफलता प्राप्त करना, यानी लड़ाई में विजय प्राप्त करना। तो जिस प्रकार से शतरंज के खेल का खिलाड़ी अपने विरोधी को मात देने का प्रयत्न करता है, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक राज्य अपने प्रतिद्वंदी के साथ अधिक शक्ति पाने के संघर्ष में विजयी होना चाहता है। जिस प्रकार से शतरंज के खेल में जो खिलाड़ी होते हैं अपने विरोधी को परास्त करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो राज्य हैं अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए अधिक शक्ति पाने के संघर्ष में विजयी होना चाहते हैं। तो ये दूसरी समानता हो गई। ठीक है, इसे हम एज इट इज़ इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। तो एज इट इज़ इंग्लिश में देख लीजिए। द फर्स्ट इक्वालिटी इज दैट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। In this, both of them we try our best to win the favor. The purpose is the sole purpose of both sides is success achieved in struggle. Type chess player to his opponent tries to give the same value each state has its own in international politics. Struggle to gain more power with the opponent I want to conquer. आगे हम देख लेते हैं जो तीसरी समानता है वो क्या है। देखिए, जो तीसरी समानता है वो क्या होती है। तीसरी समानता होती है साधनों की। खेल सिद्धांत के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे तो इसमें जो तीसरी समानता होती है वो होती है साधनों की। क्योंकि जैसे शतरंज जैसे खेल में खिलाड़ी अपने विरोधी की चालों का अध्ययन करता है और उसकी चालों से बचने के लिए और उसकी काट करने के लिए अपनी सुविचारित चालें चलता है, जिससे कि वह खेल में विजय प्राप्त कर सके। ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक देश अपने विरोधी की संभावित चालों को पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं और इन चालों को समझने के उपरांत वो ऐसे विभिन्न उपाय करते हैं या विभिन्न साधन का प्रयोग करते हैं जिससे कि वह अपने विरोधी को विफल कर सके और ऐसी नई चालें चलते हैं जिसमें कि वह सुदृढ़ रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो वो अपने विरोधी की चालों को समझने का प्रयत्न करते हैं कि उसके द्वारा उनको पराजित करने के लिए विरोधी द्वारा कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी। फिर जब वो विरोधी की रणनीति को समझ लेते हैं तो फिर वो उसके ऊपर मतलब उस रणनीति से भी अच्छी रणनीति अपनाते हैं और अपने विद्रोही को अपने द्वारा अपनाई गई नई रणनीति के माध्यम से पराजित करते हैं, जिससे कि वह अपने शत्रु के ऊपर पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर सके और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी एक विशेष धाक कायम कर सके। तो यही होता है खेल सिद्धांत के अंतर्गत तीन समानताएं होती हैं। पहली समानता संघर्ष की स्थिति की होती है, दूसरी समानता उद्देश्यों की होती है और तीसरी समानता क्या होती है? साधनों की होती है। ठीक है, इसे एज इट इज़ इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। द थर्ड सिमिलैरिटी इज द मीन्स chess etc games. Player studies his opponent's moves does to avoid his possible tricks, and it's thoughtful to cut it. There are tricks so that he can win the game. The same situation occurs in the international politics. Each country considers its opponent's possible moves, try to understand fully and use different means and to make them fail. It's new so that his position is strengthened. अब आगे देख लेते हैं क्या है खेल सिद्धांत के अंतर्गत समझने के लिए। अब हम समझेंगे कि खेल सिद्धांत के प्रमुख संपत्तियां या प्रिंसिपल्स ऑफ गेम थ्योरी क्या है। खेल सिद्धांत के जो गेम थ्योरी के प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें किन किन बातों का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है उसे हम देख लेते हैं। तो खेल सिद्धांत के अंतर्गत मोटे रूप से 5 संपत्तियों या प्रिंसिपल्स का होना या कॉन्सेप्ट का होना अत्यंत आवश्यक होता है।
इसमें से जो पहला प्रिंसिपल है या पहला कॉन्सेप्ट है वो यह है रणनीति तय करना, अर्थात दूसरे पक्षों की चालों को देखकर अपने लिए चातुर्यपूर्ण चाल का निर्धारित कर लेना, यानी अपने विरोधी या दुश्मन की चालों को देखकर, उसकी रणनीति को देखकर, उसे समझकर स्वयं के लिए ये उपयोगितापूर्ण या चातुर्यपूर्ण चालों का निर्धारण करना या उनका निर्माण करना। दूसरा जो प्रिंसिपल है वह है विरोधी का होना, अर्थात खेल सिद्धांत के अंतर्गत विरोधी का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। और तीसरा जो प्रिंसिपल है वह है क्षतिपूर्ति का होना, अर्थात खेल के अंत में क्या मूल्य प्राप्त होगा, यानी खेल के अंत में हमें क्या प्राइस मिलेगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा, इसका भी होना अत्यंत आवश्यक है। इसे एज इट इज़ इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि दस गेम थ्योरी रफली 5 थियोरीज आर emphasizes the concept that is seeing the moves of the other side, determine the complete trick for yourself. Second opponent is that in game theory it is necessary to have an opponent, यानी विरोधी का होना अत्यंत आवश्यक है। थर्ड कंपनसेशन, व्हाट वैल्यू विल यू गेट एट द एंड ऑफ द गेम। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो चौथा और पांचवा प्रिंसिपल है वो क्या है। जो चौथा सिद्धांत है वो क्या है, नियमों का होना, अर्थात किसी भी खेल में कुछ आधारभूत नियम भी होते हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो यही कह रहा है कि खेल सिद्धांत के अंतर्गत भी नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है। और पांचवा जो प्रिंसिपल है वह है सूचना का होना, अर्थात खेल में भी सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ियों के पास होना चाहिए। खेल के अंतर्गत जो जितने भी नियम हैं, जितने भी विकल्प हैं, उसकी जानकारी दोनों पक्षों के खिलाड़ियों को भली भांति होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये खेल सिद्धांत के 5 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक था खेल सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें हम देख लेते हैं द फोर्थ प्रिंसिपल इज़ टू हैव रूल्स, दैट इज़ फॉर स्पोर्ट्स there must be some basic rules. The fifth, information, means that even in sports information of all the option of the player must pass. तो डियर फ्रेंड्स, इसे हम 2 पार्ट में समझेंगे, क्योंकि अगर मैं इसके आगे आपको समझाऊंगी खेल सिद्धांत या गेम थियरी तो ये थोड़ा बोरिंग लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए इसे छोटा ही रखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो मैं कल अपलोड कर दूंगी वीडियो के फॉर्म में। और जब छोटे छोटे वीडियो होते हैं तो उसे हम 2 बार देख कर समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा इसका रिवीज़न कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल ये अच्छी तरीके से खेल सिद्धांत का अर्थ, इसका मतलब समझ में आ जाएगा। और जो खेल सिद्धांत है उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्यों अपनाया गया ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।